एनएलएम, एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भैया, पहले तीनों लॉ एक साथ में लिखे गए, उसके बाद इंडिविजुअली मुझे तीनों लॉ को पढ़ना है। पहला लॉ सबको पता होगा भैया, कोई बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। अगर आप चेंज करने का प्रयास करोगे तो वो उसको अपोज करेगी, मतलब सेम इनर्शिया वाला ही है। ठीक है भैया, तो लिखा हुआ है एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, कब तक, जब तक कि उसको बाहर से कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। ठीक है, ये लॉ सबको पता होगा। सेकंड लॉ में दिक्कत आती है। सेकंड लॉ में कहता है भैया कि यदि मैं फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहा हूं, फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। क्या होगी, और वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो मोमेंटम भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स लगाने पर बॉडी एक्सेलरेट होती है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, यानी मोमेंटम क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो कहता है वेरिएबल अगर मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है, मोमेंटम का चेंज होने का रेट क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस, और डेल्टा टी क्या है, फाइनल टाइम माइनस, इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसे कहते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कितना लगा रखा है। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कम फोर्स लगाओगे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, वेलोसिटी कम वेरी करेगी, मोमेंटम कम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। ठीक है भैया, तो ज्यादा फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा वेलोसिटी वेरिएबल, ज्यादा मोमेंटम चेंज। ठीक है, और ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब ही होता है चेंज अपॉन में टाइम। अब किसी का भी रेट निकालना हो, मेरे को मोमेंटम का चेंज का रेट निकालना, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में। तो भैया जब भी किसी भी चीज के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो, वो उसका रेट बन जाता है। ठीक है, तो कहता है भैया कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ही होगा। ये मतलब, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरे का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ, किसी को कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन थर्ड लॉ जरूर आता है कि एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स सेम सिस्टम पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम पे ही विजिबल होते हैं। ध्यान रखना, आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए, ये आपके तीनों लॉ थे, इन तीनों लॉ को हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों लॉ है न्यूटन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है भैया कि अगर कोई बॉडी भैया रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जब तक कि उसको कोई बाहर से फोर्स डिस्टर्ब आके नहीं करता। ठीक है भैया, और ये लॉ जो है वो तीन पार्ट से मिलके बना हुआ है, आपको पता भी नहीं होगा इसके तीन पार्ट, के पता तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो तीन पार्ट है। जैसा पहला पार्ट क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग जाता। यहाँ पे लिखा हुआ है से दैट द बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे और वो उसकी पोजीशन को, यानी उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे, यानी उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे। दूसरा पार्ट कहता है भी अगर बॉडी आपकी मोशन में हो तो वो लगातार क्या होगी, मोशन में ही रहेगी, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे और उसकी मोशन की या तो बढ़ा दे या घटा दे या रोक ही दे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, दैट से second part says that the body in continuous moving in a straight path with a uniform speed. This part seems that the contrary to our daily life। कह रहा है डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता हमारे, ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि कोई चीज चल रही है, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी रुक जाती है। क्यों, क्या हो रहा है, बॉडी तो अपनी स्टेट चेंज कर रही है, लग रहा है वहां पे एक फोर्स, भाई आप ध्यान दो, वहां पे लग रहा है फ्रिक्शन, वहां पे लग रहा है हवा का अपोजिशन। बहुत सारी चीजें होती है जो बॉडी की मोशन को आपकी डेली लाइफ में क्या होती है, फोर्स ना लगाने के बावजूद भी रोक देती है। अगर उन सारी चीजों को हटा दिया जाए तो बॉडी की स्पीड कभी चेंज नहीं होने वाली है। और तीसरा पार्ट कहता है बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है लगातार उसी डायरेक्शन में चलती ही रहेगी। जैसे एक बकरी को देखोगे तो बकरी को अगर खुली हुई है और उसमें डंडा मार दोगे तो सीधा ही भागेगी। ठीक है, लेकिन अगर उस बकरी को खूंटे से बांध दोगे तो वो आप गोल गोल घुमाओगे। क्यों भैया,
क्योंकि इसको फोर्स जो लग रहा है ना, ये गले में जो रस्सी बंधी है वो फोर्स लगा रही है। और कौन सा फोर्स लगा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी वजह से लगातार ये क्या, और ये बकरी सर्कुलर पाथ में घूमती जा रही है। समझ गए भैया? ये 3 पार्ट है, तीनों पार्ट लिख लेना। और भैया नोट्स चेक करूंगा, मतलब चेक करूंगा। अभी टाइम है आपके पेपर को, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं भैया। हमने देखा भैया फर्स्ट लॉ में कि कोई बॉडी अपनी स्टेट को कब चेंज करती है? जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। जब तक फोर्स नहीं लगता बॉडी अपनी स्टेट को कभी चेंज, इसका मतलब फोर्स क्या है? जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर दे, या बॉडी के इनर्शिया को क्या करे? चेंज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया? फोर्स। तो इसका मतलब भैया फर्स्ट लॉ कहता है कि बेगर एक एजेंट, देखिए सुन लीजिए, मैं आप बोलूं एक एक्स चीज है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? वो एक्स है क्या? फोर्स है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ बता रहा है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसके बगैर बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर ही नहीं सकती, वो क्या है? फोर्स है। तो वही कह रहा है कि भैया न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स को डिफाइन करता है, ठीक है भैया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोशन, अगर बॉडी है मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, लगातार एक ही जैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। इसका मतलब फोर्स क्या है भैया? एक एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करती है? चेंज कर देती है। बॉडी रेस्ट में तो उसको क्या ला देगी? मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में, सीधी चल रही है तो डायरेक्शन को चेंज कर देगी। इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है? डिफाइन द फोर्स, फोर्स एज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज दी और टेंस टू चेंज दी, चेंज करती है और चेंज करने का प्रयास करती है बॉडी की स्टेट को। समझ गए भैया? तो फोर्स को यहां पे डिफाइन कर दिया गया, ठीक है भैया? तो अगर आपको नॉर्मली ऐसा भी पूछा जाएगा, डिफाइन फर्स्ट फोर्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, तो हम जानते हैं भैया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती, ठीक है भैया? तो फोर्स क्या है? एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करे? चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गया? ये हो गया फोर्स, ठीक है भैया? ये कह रहा है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट मतलब रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है, और सीधी चल रही है तो वो भी हो सकती है, जब तक नहीं चेंज करेगी जब तक कि उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स। इसका मतलब बॉडी खुद ब खुद चेंज करने के लिए क्या है? असमर्थ है। इसी असमर्थता को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया कहते हैं। तो हेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, यही लिखा हुआ है। पढ़ लेते एक बारी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन का फर्स्ट लॉ, द अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो लगातार मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है? इसका मतलब ये बॉडी क्या है? ठीक है, दिस मतलब बॉडी की इनएबिलिटी है कि बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। इसी इनएबिलिटी को, जो कि बॉडी को अपनी चेंज स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं करने देता, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है भैया? हैंस फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है? अभी कैलकुलेशन आ रही है इसके बाद, आप ध्यान रखिए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर या लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर सेम ही एग्जांपल होते हैं लगभग, ठीक है भैया? कहने का मतलब है कोई बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को कभी चेंज, अगर वो रेस्ट में है तो रहेगी। यही लॉ ऑफ इनर्शिया वाला भी कहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो, ठीक है भैया? यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? When a horse is sudden start running in the rider falls backward, कह रहा जब एक घोड़ा एक लगातार भागना चालू करता है तो जो राइडर उसके ऊपर बैठा होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है ऐसा? क्योंकि जैसे ही घोड़ा भागना चालू करता है तो लोअर पार्ट घोड़े के टच में होने की वजह से क्या होता है भैया? अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है? लेकिन जो बंदे का अपर पार्ट होता है उसका मास ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो घोड़े के साथ अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो क्या होता है? अपर पार्ट उसका वही रह जाता है जहां पर वो पहले था, और लोअर पार्ट घोड़े के साथ टच में होने की वजह से कहां निकल जाता है? आगे निकल जाता है। इसलिए बंदा क्या होता है? घोड़े से पलट करके नीचे गिर जाता है। इसे कहते हैं भैया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। या बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है भैया? दूसरा एग्जांपल है भैया, जैसे डस्ट है कारपेट पे,
कारपेट पे या चद्दर पे देखोगा आपने, डस्ट जमी हो, आप झाड़ते हो उसे खींच के यूं करके, तो डस्ट बाहर निकलती है यूं करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब कारपेट को ऊपर लेके आते हो आराम से, उसको रेस्ट में रखते हो, लेकिन उसको जब सडन जर्क दोगे तो कारपेट क्या होगी, मोशन में आएगी, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उन सबका मास है, सबके पास क्या होगा, इनर्शिया होगा, तो वो रेस्ट में थे, ठीक है। आपने फोर्स किस पे लगाया था, कारपेट पे। कारपेट पे फोर्स लगाने की वजह से कारपेट ने अपनी इनर्शिया को चेंज कर दिया, वो मोशन में आ गया, लेकिन जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चिपके उन सबके पास भी मास है, उन सबके पास भी इनर्शिया है। और कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। वो रेस्ट में रह गए, कारपेट क्या मोशन में आकर आगे निकल गई, और वो सारे के सारे क्या हुए, डस्ट पार्टिकल कारपेट से अलग हो गए। तीसरा कह रहे हैं भैया, जब पेड़ की टहनी को सडन जर्क दिया जाता है, ऐसा झटका दिया जाता है, तो पत्ती वत्ती जो आम वाम जो भी है, फल फ्रूट जो भी है उसमें होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सडन जर्क देने से हमने किस पे फोर्स लगाया है, डाली पे। तो डाली पे फोर्स लगाने से क्या होता है भैया, कि वो मोशन में आ जाती है, लेकिन उसके साथ अटैच जो पत्ते वत्ते होते हैं, ठीक है भैया, वो बहुत स्लाइटली कांटेक्ट हो रहा है डाली डाली के साथ उनका, ठीक है। तो सडन जर्क देने की वजह से डाली क्या होती है, मोशन में आ जाती है, उसका इनर्शिया क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन पत्ते और जो भी फल लगे होते हैं उनका इनर्शिया चेंज नहीं हो पाता, इनका इनर्शिया रेस्ट वाला ही होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, रुक जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट होने की वजह से, और डाली क्या होती है, आगे निकल जाती है, और बाद में क्या होता है, टूट करके अलग हो जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, या आपका न्यूटन के फर्स्ट पार्ट का जो एग्जांपल्स है, ये तीन के तीनों ये एग्जांपल समझ गए भैया। ये भी है इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल। बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स लग करके उसकी मोशन को रोक ना दे। और सेम यही चीज कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन वाला, ठीक है भैया। और फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट भी यही कहता है कि बॉडी मोशन में है तो वो मोशन, मतलब दोनों के एग्जांपल एक ही है। एग्जांपल क्या दे रहा है भैया, एक घोड़ा भाग रहा है जबरदस्त स्पीड से, लेकिन एकदम से क्या होता है, रुक जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। तो घुड़सवार क्या होता है, आगे पलट जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जैसे ही घोड़ा रुकता है, बॉटम पार्ट घोड़े के टच होने की वजह से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होने की वजह से उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था, ज्यादा था, तो वो रुकेगा नहीं। तो क्या होगा, अपर पार्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, बॉटम पार्ट क्या होगा आपका, घोड़े के साथ रुक जाएगा, और क्या होगा, इस कंडीशन में आप घोड़े से आगे की तरफ गिर जाओगे, यही लिखा हुआ है, ठीक है भैया। अगला कह रहा है भैया, पर्सन गेटिंग आउट फ्रॉम द मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कह रहा है भैया, एक बस, चलती हुई बस से आदमी, ये ज्यादातर एनटीओ के साथ होता है, ठीक है भैया, कि बस चल रही है, नीचे उतर रहे हो और वहीं पे आके खड़े हो गए, तो इसमें क्या होगा, बंदा आगे गिरेगा। पता है क्यों? क्योंकि बस चल रही थी, आप जब जमीन के कांटेक्ट में आए तो आपके पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट का इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हुआ, मोशन में ही अपर पार्ट को रखा। अब अपर पार्ट तो मूव कर रहा है, पैर आपके रेस्ट में आ गए, तो अब क्या होगा, मुंह के बल ही गिरोगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी चलती बस से आप उतरो, तो उसी की डायरेक्शन में चलते हुए नहीं उतरो, ताकि भाई क्या हुआ, आप धीरे धीरे अपने इनर्शिया को क्या करो, चेंज करते जाओ। एकदम सडन चेंज करने से क्या होता है, आप मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे, पक्की बात है, समझ गए। क्योंकि जैसे ही आप कूदते हो, और औरतों में थोड़ा ये लॉजिक कम होता है, ठीक है। और एक और वजह होती है कि वो साड़ी पहन के रखते हैं, उसमें भागा नहीं आता, ठीक है। तो जैसी नीचे गिरती है, मतलब उतरती है, पहले गिरा दिया अंदर, ठीक है। तो जैसी उतरती है, तो उनका पैर सडन क्या होता है भैया, मोश रेस्ट में आता है, क्योंकि भैया वो जमीन के कांटेक्ट में रेस्ट में आ गया। बॉटम पार्ट का अपर पार्ट का मास क्या होता है भैया, ज्यादा होता है, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये मोशन में रहता है, और वो क्या होंगी, पक्का आगे गिरेंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया, ये जो एथलीट होता है, आपने उसेन बोल्ट को जानते हो, उसेन बोल्ट बहुत सबसे फास्ट आदमी था अब तक का, ठीक है भैया। तो हुआ क्या, मतलब उसके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, जब फिनिशिंग लाइन भी कर लेते ना, ये रेस कंप्लीट भी कर लेते, उसके बाद भी भागते रहते। पता है क्यों? पागल थोड़ी ना वो भैया, वो इसलिए भागते हैं क्योंकि जब वो फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्पीड बहुत तेज कर रखी थी, उनके बॉडी के हर एक पार्ट का इनर्शिया क्या था, मोशन में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन अगर मान लीजिए एकदम से रुक गए, तो लोअर पार्ट तो रुक जाएगा, क्योंकि उसका इनर्शिया वैसे ही भी कम होता है और जमीन के कांटेक्ट में होता है, तो रुक गया। लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है, इनर्शिया भी ज्यादा होता है, वो क्या होता है, अपर पार्ट लगातार चलता रहेगा, फिर वो बंदा भी क्या होगा, मुंह के बल गिरेगा। कई बार आपने देखा होगा वीडियो में कि भैया इतनी तेज भाग रहा है कि रुकते रुकते बेचारा भी बोर्ड वोर्ड के अंदर घुसता हुआ चला जाता है ना। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें क्या हुआ, होल्डिंग के अंदर घुसता चला है बेचारा, फाड़ता हुआ, ठीक है। तो भैया ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं भैया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं भैया, सुन लीजिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या न्यूटन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट लॉ का थर्ड पार्ट, कहता है भैया कि कोई बॉडी अपने आप से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते।
जैसे मान लीजिए यहां पर कह रहे हैं भैया कि आप पत्थर में सॉरी रस्सी में एक पत्थर बांधो और पत्थर को लगातार घुमाओ। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने रस्सी काट दी, रस्सी क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पत्थर की लगातार डायरेक्शन को चेंज करके कैसा बना देता है, सर्कुलर बना देता है। कैसा बना देता है उसके बाद को। लेकिन जैसे ही आप उस रस्सी को काटोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो पत्थर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। कभी देखना आप खींच को किसी चीज को घुमाते रहना, ठीक है, जब वो घूमती रहेगी, जब तक ही घूमेगी जब तक वो रस्सी के साथ बंधी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक उसके ऊपर लग रहा है। लेकिन जैसी टूटी, सेंट्रीपिटल फोर्स गायब, यानी फोर्स तो गायब, तो बॉडी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में टूटी, जहां पे टूटेगी ना, उसी सीधी सीधी डायरेक्शन में क्या होगी, निकल जाएगी। जैसे आप सूरज और अर्थ की बात कर रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा सूरज अगर सडन, मैंने अभी डाली भी थी, वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे डाली थी, कि सूरज अगर सडन डिसअपियर हो गया तो क्या होगा अर्थ के साथ। ठीक है। सूरज के सडन डिसअपियर के साथ ही अर्थ और सूरज के बीच में लगने वाला ग्रेविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ही खत्म होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब अभी अर्थ अपनी डायरेक्शन को चेंज करना बंद कर देगी, और वो क्या होगी, टेंजेंशियली सीधी एक जिस डायरेक्शन में, जब भी खत्म होगा इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या होगी आपकी, चली जाएगी। ठीक है भैया। ये कह रहे हैं भैया, जब चक्कू वाला आता है, आपने देखा होगा, वो एक ऐसा ग्राइंडर लगा होता है उसके उसमें। ठीक है। ये घूमता रहता है ऐसा करके। ठीक है। और मैं चक्कू को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। तो चक्कू जब घिसता है, तो तिनगारियां इसके साथ नहीं घूमती, ऐसे निकल जाती है, देखा होगा, तिनगारी ऐसे निकलती है, ऐसी तो निकलती है तिनगारी, एक सीधी डायरेक्शन में। पता है क्योंकि तिनगारी एक्चुअल में क्या होते हैं, आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और तिनगारी नहीं होती, वो एक्चुअल में उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आयरन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ग्लो कर जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि आयरन के पार्टिकल से पार्टिकल्स को मास होगा, मास होगा तो इनर्शिया होगा। ठीक है। तो अगर भैया जैसे ही इस ग्राइंडर से टच हुए तो इससे पार्टिकल निकले, पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत हाई था। अब आपको पता भी है इन पार्टिकल के पास मास भी होगा, मास होगा तो इनर्शिया होगा। अभी जब ये निकले थे तो इनकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, तो ये इसी डायरेक्शन में क्या होते हैं, चले आते हैं। इसके साथ चक्कर नहीं लगाते, जो चिपक जाएगा तो चक्कर ही लगाएगा, बाकी मोस्टली क्या होते हैं, ऐसे सीधे सीधे निकल जाते हैं ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। क्योंकि जो निकले हैं उन सब की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी। क्योंकि इससे ये जो यहाँ पे जब ये ग्राइंडर घूम रहा था तो ग्राइंडर टकराया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल निकले, उस ग्राइंडर ने जो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की थी, वो इस डायरेक्शन में प्रोवाइड की थी। ठीक है। तो सबके पास कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये होगा, तो इसी में सब निकल जाते हैं। ठीक है। साइकिल का भी एग्जांपल बहुत ऐसे ही है, मडगार्ड से जो कीचड़ आता है रपट के आपके पैरों में। ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल है कि ये साइकिल जब चलती है, तो ये साइकिल है, कीचड़ यहां लगा, तो जैसे साइकिल का टायर ऊपर जाएगा तो इस कीचड़ के पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कीचड़ का पार्टिकल के पास क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो कहता है भैया मैं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, मैं पहले निकल जाऊंगा। तो ऐसे निकल करके आपके टायर को क्या करता है, सजा देता है कीचड़ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लगाऊंगा भाई, तभी तो लगाऊंगा यहाँ पे। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ एन एल एम, न्यूटन। ठीक है भैया। न्यूटन का लॉ में सेकंड लॉ हम कराने जा रहे हैं भैया। सेकंड लॉ सिंपल सी बात है, एक बॉडी है, इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी या तो बढ़ेगी, बढ़ेगी मान लो बढ़ेगी। ठीक है। फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया, ये कांस्टेंट है, तो भैया बता दूं आपको, एक्सेलरेशन भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट ही होने वाला है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है, और जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है। मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, तो मोमेंटम का चेंज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा तो वेलोसिटी कम होगी, यानी मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कहता है भैया कि ये जितना ज्यादा रहेगा मोमेंटम का चेंज, उतना ज्यादा और उतना जल्दी होगा। फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे तो बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज क्या होगा, उतना ज्यादा और उतना जल्दी होगा। तो भैया जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम का चेंज उतना ज्यादा होगा, और जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम का चेंज उतना ही क्या होगा, जल्दी होगा। इनवर्सली हो गया, इन दोनों कंबाइन कीजिए। ठीक है भैया। ठीक है। इन दोनों कंबाइन करने के बाद हमारा आ रहा है डेल्टा